वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से समृद्धि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आज हमारी साइंस की क्लास का तीसरा दिन चल रहा है। दो पिछली जो क्लासें थी उसमें हमने प्रकाश के बारे में कुछ बातें जानी थी। ठीक है, आज हम जो बातें करने वाले हैं, आज क्या रहेगा हमारा टॉपिक, प्रकाश के कुछ नियम होते हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। इन सभी में आज जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो आज का हमारा रहेगा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आज प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम कुछ बातें करेंगे। ठीक है, परावर्तन को आपको क्या जानना क्या है इसमें, पहला तो कि परावर्तन होता क्या है। ठीक है, किस तरीके से ये सब चीजें काम करती है, उन सब के बारे में आपको थोड़ा सा जानना है। तो देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक क्या है, प्रकाश का परावर्तन। ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। आपको इसमें जानना क्या है कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन क्या होता है, पहली बात तो आपको ये जानना है। ठीक है, देखिए किस तरीके से, जब कोई प्रकाश की किरण आती है और वो किसी चिकनी सतह या कोई ऐसी फर्श हो जो चिकनी हो, या जिसके पीछे कोई परावर्तक सतह लगाई गई हो, किसी धातु का लेप किया गया हो, जब वहां पर प्रकाश की किरण टकराती है तो वो क्या करती है, पुनः पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश, तो आप इसे इस तरीके से समझिए, प्रकाश की किरण का किसी चिकनी सतह या फर्श से टकराकर पुनः अपने माध्यम में लौट जाना क्या होता है, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से इसको देखिए आप, ये मान लीजिए ये आपकी कोई सतह है। ठीक है, ये आपकी कोई सतह है। अब हुआ क्या कि एक प्रकाश की किरण आती है, ये एक प्रकाश की किरण आती है। जब ये इस सतह से टकराती है, जब ये इस सतह से टकराएगी तो पुनः अपने माध्यम में क्या करेगी, वापस अपने माध्यम में लौट जाएगी। ठीक है, इस बात को हम क्या कहते हैं, इसी बात को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। अब आप लिखना चाहें तो इस बात को इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह हमारी, परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। तो ये क्या है, ये क्या कहलाता है हमारा, ये घटना, इसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसे प्रकाश का क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, अब देखना ये है कि ये जो आपकी प्रकाश की किरण आई और सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में लौट गई, तो इसमें बात क्या रही, इसको तो हमने कह दिया क्या, प्रकाश का परावर्तन। अब आपको बात ये भी पता होनी चाहिए कि जो किरण आई थी उसे क्या कहते हैं। ठीक है, और जो किरण इस सतह से टकराकर गई है उसे क्या कहते हैं, और जो ये मैंने लाइन खींची है इसे क्या कहते हैं। ये सारी बातें आपके एग्जाम में पूछी भी जाती है। ठीक है, तो एक बात आप ये समझिए कि जो ये किरण आई थी इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है आपतित किरण या आपतन किरण। आपतित किरण, आपतित किरण क्या कहा जाता है इसे, आपतित किरण, या क्या कह सकते हैं आप इसे, इसे कह सकते हैं आप इंसिडेंस, इंसिडेंस वेव, सॉरी वेव नहीं, आप इसे कह सकते हैं आपतित किरण या इंसिडेंस किरण। ठीक है, अगर ये जो हमारी दूसरी, जब ये टकराकर, और ये जो लाइन देख रहे हैं आप, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अभिलंब। क्या कहा जाता है इसे, अभिलंब। ठीक है, और ये जो दूसरी किरण है जो टकराकर पुनः लौटी है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है परावर्तित किरण। क्या कहा जाता है इसे,
परावर्तित किरण। ठीक है, ये जो आपकी आपतित किरण थी, इससे हमने क्या कहा था, इसे हमने कहा था इंसिडेंस रे। और ये जो परावर्तित किरण है, इसे आप क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आप रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये सारी बात है। ठीक है, ये जो आपका इंसिडेंट जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, अभिलंब से इसने जितना कोण ये बनाया है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन कोण। क्या कहा जाता है, आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस। और सतह से टकराने के बाद जब ये किरण वापस गई और तब इसने ये जो कोण बनाया, इसे क्या कहा हमने, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन कोण। क्या कहा हमने इसे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या क्या कहा, परावर्तन कोण। ये बातें आपने जानी। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये कोई ए किरण थी, है ना, ये हमारा ओ बिंदु था, मुख्य बिंदु। जब ये यहाँ से टकराई तो ये वापस उसी माध्यम में लौट गई। ठीक है, ये हमारी ए किरण थी, ये हमारी बी किरण थी। ठीक है, ये बातें हमने देखी, आप इसे एन कह दीजिए। ठीक है, ये बातें हमने देखी। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है, इसके कितने नियम होते हैं, जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, है ना। तो इसके कितने नियम होते हैं, मैं आपको इसे थोड़ा सा छोटा करके बता देता हूँ इधर में, ताकि आपको समझ आ जाए। कितने नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के, दो नियम माने जाते हैं। ठीक है, दो नियम कौन से हैं आपके, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो दो नियम हैं वो कौन से होते हैं। पहला नियम तो ये होता है कि जो आपकी आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और जो मुख्य बिंदु है अभिलंब, ये सब क्या होते हैं, ये सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं कि आपकी एक तो आपकी आपतित किरण, देखिए आपतित किरण, आपका अभिलंब, आपका आपतन बिंदु जहां से टकराकर ये वापस लौटी है किरण। तो आपका क्या क्या हो गया, आपतित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु व परावर्तित किरण। क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, एक ही तल में स्थित होती है, एक ही तल में स्थित होती है। एक नियम तो आपका ये है, इसका नियम ये प्रकाश का परावर्तन का एक नियम तो क्या है कि आपकी जो आपतित किरण होती है ना, अभिलंब होता है, आपतन बिंदु होता है, परावर्तित किरण होती है, ये सभी क्या होती है, एक ही तल में स्थित होती है। दूसरी बात आपकी क्या है, ये आपकी एक बात हुई। दूसरी बात आपका क्या है, एक ये जो आपका, देखिए थोड़ा थोड़ा इधर कर लेते हैं। हाँ, दूसरी बात क्या है कि जो आपतित किरण है, अब जब ये टकराती है तो अभिलंब से ये जितना कोण बनाती है, उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब से बनाती है। तो आप इस बात को इस तरीके से देखिए, आपका जैसे देखिए कोण ए ओ एन, आपका कोण हो गया ए ओ एन, मतलब आपका जो आपतन कोण होता है वो किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब आप लिखेंगे कोण बी ओ एन, क्या लिखेंगे, कोण बी ओ एन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका आपतन कोण होता है, मतलब जिस एंगल से लाइट परावर्तक सतह से टकराई थी और जब रिफ्लेक्ट हुई है तो दोनों एंगल क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, आपका आपतन कोण इसके बराबर होगा आपके परावर्तन कोण के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बातें, ये आपके प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है कि जो आपका आपतन कोण होता है वो किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, या आप इसे कहते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कोण आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोण आर क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। एक नियम तो आपका ये हुआ। दूसरा नियम आपका क्या था कि आपकी जो ये इंसिडेंस रे, आपकी जो आपतित किरण थी, अभिलंब था, आपतन बिंदु था
और उसके अलावा आपकी जो परावर्तित किरण, ये सभी क्या होती है, एक ही तल में स्थित होती है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपकी दो नियम हुए किसके, प्रकाश के परावर्तन के। इतनी बातें तो आपने देखी है ना। चलिए अब ये मैंने प्रकाश के परावर्तन के बारे में आपको कुछ बातें बताई। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि आपका एक तो समतल दर्पण भी होता है, गोलीय दर्पण भी होता है, उसमें एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। ये सारी बातें आज हम इसी क्लास में करेंगे। तो हम पहला हमारा लेकर चलते हैं समतल दर्पण। होता क्या है, कहाँ इसका यूज होता है, किस तरीके का होता है, कितने डिग्री पर घुमाने पर कितना कोण बनता है, ये सारी सब कुछ बातें हम आज इसके लिए यहाँ पर करने वाले हैं। तो समतल दर्पण में आपको जानना क्या है कि एक दर्पण होता है, उसमें क्या होता है, एक साइड की पारे की क्या की जाती है, परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। और ये जो पारे की परत होती है, ये क्या करती है, पारे की या चांदी की परत चढ़ाई जाती है, ये करती क्या है, जब किरण आती है तो किरण क्षय को रोकने का काम करती है और उसे वापस क्या करती है, उसे वापस से रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने कभी अंधेरे में कोई चीज देखी है, आपको मैं एक ऐसी जगह खड़ा कर दूं जहां फुल अंधेरा हो, फुल डार्क अंधेरा, है ना, वहां पर आप किसी चीज को देख सकते हैं? नहीं। किसी भी चीज को देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता है, इसकी लाइट की आवश्यकता है, ठीक है। बिना प्रकाश के हम किसी चीज को देख नहीं सकते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में आता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अब हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, समतल दर्पण की। तो इसकी जो परावर्तक सतह होती है, समतल दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है, समतल होती है। पहली बात तो आपको ये जानना है कि जो समतल दर्पण होता है इसकी परावर्तक, और जो गोलीय दर्पण होते हैं इस तरीके के, उनकी परावर्तक सतह गोलीय होती है, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पर देखना क्या है कि जो समतल दर्पण होता है इसकी परावर्तक सतह कैसी होती है, पहली बात आपने क्या देखी, परावर्तक सतह कैसी होती है, समतल, है ना। दूसरी बात आपको क्या जाननी है कि जो ये समतल दर्पण या जिसे आप शीशा कहते हैं, इसके एक तरफ तो क्या होती है, धातु की परत चढ़ाई जाती है, या पारे की या कोई धातु की परत चढ़ाई जाती है। दूसरी बात हमने क्या देखी, शीशे के एक तरफ, समतल दर्पण के शीशे के एक तरफ किसकी परत चढ़ाई जाती है, धातु की परत चढ़ाई जाती है, धातु की परत चढ़ाई जाती है। दो बातें आपने देख ली कि जो समतल दर्पण होता है उसकी परावर्तक सतह कैसी होती है, उसकी परावर्तक सतह समतल होती है। मैंने यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, आप चाहे तो इसे पूरा लिख ले कि जो समतल दर्पण होता है उसकी परावर्तक सतह कैसी होती है, समतल होती है। मैंने 4 बार ये लाइन बोल दी, है ना, आपको समझ में आ जाएगी, या आप अपने हिसाब से इसे नोट्स में उतार दीजिएगा कि जो समतल दर्पण होता है उसकी परावर्तक सतह कैसी होती है, समतल होती है। दूसरी बात हमने क्या देखी, शीशे की एक तरफ क्या किया जाता है, धातु की परत चढ़ाई जाती है। अगली बात ये देखना है कि ये जो हमने धातु की परत चढ़ाई है, ये धातु की परत क्यों चढ़ाई है, क्या कारण था धातु की परत चढ़ाने का, ये क्या करती है, जो आपकी किरण आती है उसके क्षय को रोकती है, मतलब किरण क्षय को रोकती है ताकि वो रिफ्लेक्ट हो सके, ठीक है। यदि अगर उस पर धातु का लेप नहीं होगा या धातु की परत नहीं चढ़ाई जाएगी तो यह आपका एक पारदर्शी माध्यम हो जाएगा। जब उसमें से आपकी किरण आएगी तो वो उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस न जाते हुए उसमें से पार होकर निकल जाएगी, ठीक है। उस वजह से क्या किया जाता है, इस पर एक धातु का लेप चढ़ाया जाता है, और ये धातु का लेप क्या करता है, किरण क्षय को क्या करता है, रोकता है। तीसरी बात हमने क्या देखी, ये जो धातु की परत क्या करती है, धातु की परत किरण क्षय को रोकती है। क्षय मतलब लॉस समझ लीजिए, किरण क्षय को रोकती है, रोकती है। और ये जो परत होती है वो काय की होती है, ये जो आप परत चढ़ाते हैं तो वो काय की हो सकती है, शीशे की, या शीशे पर जो परत चढ़ाई जाती है, शीशे पर चढ़ाई गई परत किसकी होती है, चढ़ाई गई परत आपकी चांदी या किसकी होती है, पारे की होती है, चांदी या पारे की होती है। इतनी बात ही आपने जान ली। देखो ये दर्पण था समतल दर्पण, तो उसके लिए पहला तो क्या देखा, अगर उसकी जो परावर्तक सतह है वो कैसी होगी, समतल होगी। दूसरी बात क्या देखी
फिर इस समतल दर्पण की जो शीशा होता है इसके पीछे क्या की जाती है, एक धातु की परत चढ़ाई जाती है। दूसरी बात, वो धातु कौन सी थी हमारे पास, या तो चांदी होगी या पारा होगा, इसका लेप किया जाएगा। ठीक है, किस लिए किया जाएगा, क्योंकि वो जब किरण आती है उसको रिफ्लेक्ट करता है और ये किरण को रोकता है। ये चारों बातें हमने यहाँ पे देखी। अब हमें देखना क्या है कि समतल दर्पण होता क्या है, किस तरीके का होता है, ये कुछ हम बातें करते हैं। देखिए, इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वो किस तरीके के होते हैं। ठीक है, उसके लिए हम देखिए कुछ बात करते हैं, देखते हैं। मान लीजिए ये आपके पास क्या है, कोई समतल दर्पण है। ठीक है, और यहां आपकी क्या है, कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, जब इससे लाइट या प्रकाश की किरणें टकराकर जब सामने शीशे पर जाएगी तो उसका प्रतिबिंब किस तरीके का बनेगा, आगे बनेगा कि पीछे बनेगा, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ये सारी बातें हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बात तो आपको क्या जाननी है कि ये जो आपका दर्पण है, ये आपका क्या है, समतल दर्पण है। ये क्या है आपका समतल दर्पण। ठीक है, और ये आपकी क्या है, वस्तु है। तो पहली बात तो यहां जानने की क्या है कि वस्तु को दर्पण से जितनी दूरी पर रखा जाएगा, वस्तु को दर्पण से जितनी दूरी पर रखा जाएगा, इसका प्रतिबिंब भी शीशे के पीछे की ओर उतनी ही दूरी पर बनेगा। मान लीजिए ये दूरी मैंने मान ली कि ये दूरी डी थी, मैंने इसको डी दूरी पर रखा वस्तु को शीशे से, जो हमारा समतल दर्पण था, इससे डी डिस्टेंस पे मैंने एक वस्तु को रखा। अब जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो किधर बनेगा, वो इसके पीछे की ओर बनेगा। और कितनी दूरी पर बनेगा, वो भी इसके डी दूरी, मतलब दोनों की समान दूरी पर। वस्तु 50 मीटर दूर रखी है, सामने समतल दर्पण रखा है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा 50 मीटर ही शीशे के पीछे की ओर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या बनेगा, ये हमारा प्रतिबिंब बनेगा। सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, जितनी वस्तु समतल दर्पण से दूर रखी है उसका जो प्रतिबिंब होगा दर्पण के पीछे की ओर उतनी ही दूरी पर दिखाई देगा। ठीक है, पहली बात आपने ये जाने। ठीक है, अब आपको देखना क्या है कि समतल दर्पण जो होता है इसका यूज कहां किया जाता है। पहले आप ये देखिए कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का होता है। जैसे हमने कह तो दिया कि समान दूरी पर बनेगा, पर होता किस प्रकार का है, शीशे के पीछे की ओर बन रहा है, किस तरीके का होगा। पहली बात तो आपका किस तरीके का होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है, हमने देखा कि जो वस्तु थी जितनी दूरी पर रखा उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बना। तो दूसरी बात आप यहां से ये भी कह सकते हैं, इसके बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के सेम बराबर। आपकी वस्तु 10 मीटर हाइट की है तो 10 मीटर हाइट का इसका प्रतिबिंब होगा, जितनी दूरी पर रखी गई है उतनी ही दूरी पर पीछे बनेगा। और किस तरीके का बनेगा, किस तरीके का बनेगा, पार्श्व उल्टा, या आप इसे क्या कहते हैं, पार्श्व उल्टा। किस तरीके का हो गया ये, लेटरल इनवर्स। किस तरीके का हुआ आपका, लेटरल इनवर्स। ये हमारी बात हुई किसके बारे में, समतल दर्पण के बारे में। क्या देखा कि समतल दर्पण के आगे हमने जो वस्तु रखी है, जितनी दूरी पर हमने वस्तु को रखा है, समतल दर्पण में पीछे की ओर उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। एक बात तो हमने ये देखी। दूसरी बात हमने क्या देखा कि प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा। तीसरी बात क्या देखी, प्रतिबिंब की साइज क्या होगी, जितनी वस्तु की साइज होगी प्रतिबिंब की साइज भी उतनी ही होगी, मतलब वस्तु के आकार के बराबर का ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और किस तरीके का बनेगा, पार्श्व उल्टा, यानी लेटरल इनवर्स। इस तरीके का आपका प्रतिबिंब बनेगा। किसमें बात कर रहे हैं हम, सारा समतल दर्पण में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको देखना है कि समतल दर्पण जो उपयोग में आता है वो कहां कहां उपयोग आता है। नॉर्मल है इसका उपयोग, जैसे आप कह देते हैं ना, आईना, जो आपका दाढ़ी बनाने का शीशा होता है, उसमें एक तो इसका यूज किया जाता है। एक आता है आपका बहुरूपदर्शी, बहुरूपदर्शी। एक आता है आपका परिदर्शी। आईना तो आप जानते ही हैं। बहुरूपदर्शी आपको आप क्या कह सकते हैं, कैलियोडोस्कोप, कैलियोडोस्कोप। और आपका जो परिदर्शी होता है ये आपका होता है पेरिस्कोप। इन तीनों में किसका यूज लिया जाता है, इन तीनों में ये समतल दर्पण का उपयोग है। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। एक तो आपका जो दाढ़ी बनाने का आईना होता है
उसमें किया जाता है। बहुरूपदर्शी, बहुरूपदर्शी क्या होता है, मतलब इतना तो आपसे डीपली पूछा नहीं जाएगा, पर बहुरूपदर्शी क्या होता है, इसमें एक कांच की नली होती है और इसमें कांच के कुछ छोटे 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 टुकड़े रखे जाते हैं। एक साइड से इसको बंद किया जाता है, जब दूसरी साइड से कोई घुमावदार होती है, जब दूसरी साइड से कोई व्यक्ति इसे देखता है और इसे घुमाता है तो रिफ्लेक्ट होकर उसमें समतल दर्पण के लगाए जाते हैं, और जब वो रिफ्लेक्ट होती रहती है, जैसे आप उसे घुमाते जाएंगे वो कांच के छोटे छोटे टुकड़े क्या है, अलग अलग रंग प्रदर्शित करते जाएंगे और उन समतल दर्पण से वो टकराकर अलग अलग रंग देते जाएंगे। वो हमारा क्या होता है, वो बहुरूपदर्शी होता है। ठीक है, तो इसका यूज हमने क्या किया, समतल दर्पण का यूज एक तो हमने आईने में किया, बहुरूपदर्शी में किया और परिदर्शी में किया। इतनी बातें हमारी इसके बारे में हुई। अब समतल समतल जो हमारा दर्पण था उसके बारे में आपको कुछ और बातें जाननी है कि इसकी प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वो किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो समतल दर्पण के बारे में कुछ बातें आपको और देखनी है। अभी हमारा समतल दर्पण खत्म नहीं हुआ है। तो पहली बात तो आप क्या देखते हैं, जो एग्जाम में आपसे फैक्ट पूछे जाते हैं, जो बातें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है उन बातों की हम बात करते हैं कि जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के कैसे पूछ लिया जाता है। मान लीजिए आपके सामने कोई समतल दर्पण रखा है, आप वी वेग से या वी चाल से आप आपके दर्पण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको जो प्रतिबिंब होगा वो किस वेग से अपनी ओर आता हुआ दिखाई देगा। ये ऐसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये आपका कोई क्या है, ये आपका दर्पण है। ठीक है, ये क्या है, आपका दर्पण है, मान लीजिए रखा है और आप क्या कर रहे हैं, वी वेग से आप क्या कर रहे हैं, दर्पण की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप दर्पण में देखेंगे तो आपको क्या प्रतीत होगा कि आप दर्पण में किस तेजी से जा रहे हैं, 2v वेग से। समझ रहे हैं, मतलब बात कहने का ये है कि आप जब समतल दर्पण में v वेग से गति करते हुए उसकी तरफ जाते हैं, अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि 2v वेग से, मतलब डबल वेग से आपकी ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो हमने क्या देखी, समतल दर्पण की ओर, समतल दर्पण की ओर v वेग से गति करने पर प्रतिबिंब 2v वेग से अपनी ओर आता दिखाई देता है, अपनी ओर आता दिखाई देता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। एक बात तो हमने ये देख ली। दूसरी आप बात क्या कह सकते हैं, पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि जब आप वी वेग से किसी दर्पण समतल दर्पण की ओर जा रहे हैं, सामने शीशे में देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका जो प्रतिबिंब है वो 2v वेग से आपको अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। और आपको बात क्या रखनी है कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, आपसे एग्जाम में सीधा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप पुराने प्रीवियस ईयर उठा के देखना, आपसे कह दिया जाता है कि कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, उसकी हाइट है 6 मीटर। मान लीजिए कोई वस्तु है जिसकी हाइट कितनी आपके पास 6 मीटर, तो हमें इसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, मतलब हम इसकी पूरी 6 मीटर की हाइट देख सके, हमें कितनी साइज के समतल दर्पण की जरूरत होगी। ऐसा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कर लिया जाता है कि कोई साइज दी जाती है कि इस साइज का हमारे पास क्या है, एक वस्तु है, हमें इसका पूरा प्रतिबिंब किसमें देखना है, दर्पण में देखना है, समतल दर्पण में ना, इसमें हमें इसका पूरा प्रतिबिंब देखना है। तो मिनिमम कितनी हाइट का वो दर्पण होना चाहिए ताकि हमें इसकी वस्तु की साइज के बराबर का प्रतिबिंब हम देख सकें। ऐसा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कर लिया जाता है। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आप देखिए, आपको वहां मिल जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखनी है कि वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आपको चाहिए क्या है, देखने के लिए समतल दर्पण का आकार कितना होना चाहिए, समतल दर्पण का आकार वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार से या वस्तु के आकार का कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम
आधा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आधा होना चाहिए। इस तरीके से समझेंगे। वस्तु आपकी 10 मीटर की है तो समतल दर्पण आपका कितने मीटर का होना चाहिए? क्या कहा इसने? वस्तु का आधा होना चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए? 5 मीटर का होना चाहिए। वस्तु आपकी 40 मीटर की है, कितना होना चाहिए दर्पण का साइज? कम से कम 20 मीटर का दर्पण होना चाहिए। तो हमने बात क्या देख ली कि जो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब जो हमें देखना है, इस तरीके से देखिए कि जो दर्पण की लंबाई है वो क्या होनी चाहिए? दर्पण की जो लंबाई है कितनी होनी चाहिए? वस्तु की लंबाई से क्या होनी चाहिए? आधी। या जो दर्पण की लंबाई है वस्तु की लंबाई से कितनी होनी चाहिए? सॉरी, इधर वस्तु की जो लंबाई है दर्पण की लंबाई से कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। ठीक है, समझे आप इस बात को? चलिए, इतनी बात आपने देख ली और आपको कुछ मैं और बातें बताता हूँ। 2 बातें तो मैं आपसे कह चुका। आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, मान लीजिए जो आपकी इंसिडेंट रे थी या आपकी जो आपतित किरण थी, आपकी जो आपतित किरण थी, हम इसे क्या रखते हैं? यदि हम आपकी आपतित किरण को नियत रखते हैं, मतलब जिस एंगल से वो आई है उसी एंगल से रखते हैं, पर करते क्या है, अभिलंब को और परावर्तित किरण को थोड़ा घुमा दिया जाए। थोड़ा घुमा दिया जाएगा मतलब यह है थीटा एंगल से घुमा दिया जाए तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हमने देखा क्या है कि आपतित किरण को नियत रखते हुए, आपतित किरण को नियत रखते हुए हमने किया क्या है? आपतित किरण को किस तरीके का रखा है? आपतित किरण को हमने कैसा रखा है? नियत रखते हुए। यदि आप यदि दर्पण को थीटा एंगल से घुमाया जाए, थीटा एंगल से घुमाया जाए, थीटा एंगल से घुमाया जाए तो आपको जो परावर्तित किरण है वो कितने एंगल पर मिलेगी? घुमाया जाए तो परावर्तित किरण द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? कोण कितना होगा? अब बताइए, अगर इस तरीके की क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछे गए तो फिर इसमें बचा ही गया पूछने का। समतल दर्पण का आपसे थोड़े पूछ लेंगे कि काहे में यूज लिया जाता है? दाढ़ी बनाना। इतनी छोटी छोटी बातें अब नहीं पूछी जाती, अब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। आप पीछे के क्वेश्चन उठा के देखिए, आपको ये क्वेश्चन बहुत जगह मिल जाएंगे कि अगर कोई आपतित किरण को हम नियत रखते हैं और दर्पण को थीटा एंगल से घुमाते हैं तो जो परावर्तित किरण होगी वो कितना एंगल बनाएगी। ये सारी बातें, या आपसे जो मैंने बताया कि वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने साइज का हमें समतल दर्पण चाहिए, ये सारी बातें, ये वेग से उधर बढ़ रहा है तो किस वेग से अपनी ओर आता दिखाई देगा, ये सारी बातें आपके एग्जाम के लिए है। मैंने ये जो आपको 3 फैक्ट बताए हैं ये सारे आपके लिए क्या है? सभी आपके लिए कैसे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या देखा? आपतित किरण को हमने कैसा रखा? आपतित किरण को हमने नियत रखा और जो आपका दर्पण था उसे कितने डिग्री एंगल से घुमाया? उसे थीटा एंगल से घुमाया। ठीक है, तो हमने क्या किया? थीटा एंगल से घुमाया, थीटा एंगल से घुमाया। यदि हमने घुमाने पर परावर्तित किरण हमें कैसे मिलेगी? आपकी जो परावर्तित किरण है कितने एंगल से घूमेगी? कितने एंगल से घूमेगी? 2 थीटा एंगल से। कितने एंगल से घूमेगी आपकी? 2 थीटा एंगल से। आपतित किरण को आपने कितना घुमाया? आपतित किरण तो नियत थी, लेकिन जो आपने दर्पण को घुमाया, दर्पण को कितना घुमाया? थीटा एंगल से घुमाया। तो आपकी जो परावर्तित किरण है वो कितने एंगल से घूम जाएगी? 2 थीटा एंगल से घूम जाएगी। ठीक है, समझ में आई ये बात? हमने क्या किया? आपतित किरण को नियत रखा, समतल दर्पण को थीटा एंगल से घुमाया तो हमारी जो परावर्तित किरण है वो कितने एंगल से घूमी? 2 थीटा एंगल से वो घूम जाएगी।
कितने एंगल से घूम जाएगी, 2 थीटा एंगल से घूम जाएगी। 3 बातें ये हमारी हुई। चलिए मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। एक बात आप ये भी देखिए कि मान लीजिए यदि आपके जो 2 दर्पण है वो कितने एंगल से, आपके जो 2 दर्पण है वो थीटा एंगल पर झुके हो। मान लीजिए 2 समतल दर्पण, अभी तक हम ये सारी बातें किसके लिए कर रहे हैं, समतल दर्पण के लिए। मान लीजिए 2 समतल दर्पण कितने एंगल से, थीटा एंगल से झुके हो। दो हमारे क्या है, समतल दर्पण है, कितने एंगल से झुके हुए हैं, दोनों थीटा एंगल से दोनों झुके हैं। तो जो उनके मध्य रखी हुई वस्तु होगी, तो उनके मध्य रखी वस्तु जो होगी उसके कितने प्रतिबिंब बनने की स्थिति है, रखी वस्तु के द्वारा बनाए गए जो प्रतिबिंब होंगे, द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो सकती है, ये आपको बात बतानी है। इसने क्या कहा है कि 2 समतल दर्पण है, उसे उन दोनों को हमने क्या है, थीटा एंगल पे झुकाया है, और उनके बीच मान लीजिए ये आपका एक समतल दर्पण है, ये भी आपका एक समतल दर्पण है। यहाँ हमने क्या की, यहाँ हमने कोई वस्तु रखी। पहले तो क्या समानांतर ही थी, फिर हमने इसको क्या किया, थीटा एंगल से झुका दिया, दोनों दर्पण को थीटा एंगल से झुकाया, जो बीच में वस्तु रखी है। अब आपसे पूछा है कि इस वस्तु का इन दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनेंगे। क्या पूछा गया है कि इस वस्तु के इन दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनने की स्थिति है, कितने एंगल बन सकते हैं, कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो आपको बताना है कि एक समतल दर्पण को थीटा एंगल से झुकाया है, तो उनके मध्य रखी वस्तु द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, ये वाली बात आपको बतानी है। जब आपसे एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको करना क्या है, एक सीधा सा नॉर्मल बेसिक सा फॉर्मूला है कि आपका जो 360 डिग्री होता है, इसको आपको डिवाइड कितने से करना है, जितने एंगल से इनको घुमाया है। मान लीजिए मैं कह देता हूं मैंने इस समतल दर्पण को कितने एंगल से घुमाया है, 60 एंगल से, तो आपको डिवाइड किससे करना है, 60 डिग्री। तो आपका जो 360 डिग्री है आपको उस एंगल से डिवाइड करना है जिस एंगल से हमने इसे घुमाया है। तो लास्ट में करना क्या है, -1, मतलब जितने यहां से आपके आंसर आएंगे उनमें से एक कम करके आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है किस बात के लिए, कि 2 समतल दर्पण थीटा एंगल से यदि झुके हो और तो उनके मध्य कोई वस्तु रखी गई है, तो उनके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की संख्या ये क्या होती है, 360 अपॉन थीटा करके अपने को उनमें से एक माइनस करना होता है। और उसके बाद यदि हमें पूर्णांक ना मिले, ये मान लीजिए 360 है और मैंने इसको किससे डिवाइड किया, 60 से डिवाइड किया, -1 किया, तो ये कितनी बार गया, ये 6 बार गया। एक और मैंने माइनस किया, कितना मिला मुझे, 5 मिला। यहां तक हमारी वैल्यू ठीक है, लेकिन ये 360 है, मैंने इसको 70 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो फिर हमें ये पूर्णांक नहीं मिल पाएगा। उस स्थिति में हमें करना क्या है, जब हमें पूर्णांक ना मिले तो जो भी हमारे पास मान आएगा, जो भी मान हमें मिलेगा उसके जस्ट अगला वाला मान हमें लेकर चलना है। अगला वाला मान हमें क्या करना है, मान लेकर चलना है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास इस फॉर्मूले में आपने वैल्यू डाली और आपके पास निकल कर आया 5.5, तो आप उस 5.5 को छोड़कर आप किसे लेकर चलेंगे, आप किसे लेंगे, 6 को आप लेकर चलेंगे। यदि हमें पूर्णांक ना मिले तो उसके अगले वाला मान हमें लेकर चलना है। इस लाइन को आप लिख लीजिए, चाहे इसमें हमें यदि पूर्णांक ना मिले तो अगला मान लेकर चलना है, अगला मान लेना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। इतनी हमारी बात हो गई। चलिए अब इसके आगे जैसे हमने 4 बातें देखी, मैं आपको एक और बात आपके समतल दर्पण के लिए आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए कि आपका जो समतल दर्पण है वो कितने एंगल पर रखा हो, किस एंगल पर रखा हो, आपके समकोण पर रखा हो। यदि आपका जो समतल दर्पण है वो यदि समकोण पर रखा हो, उस स्थिति में
जो आपके समतल दर्पण है उनको समकोण पर रखा गया। उस स्थिति में बनने वाले जितने भी प्रतिबिंब होंगे उनकी संख्या क्या होगी। एक तो हमने क्या देख लिया, किसी एंगल पे हमने घुमाया, उस स्थिति में देख ली हमने कि कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। फर्स्ट तो हमने ये देख लिया। सेकंड हम देखेंगे क्या है, तो समांतर दर्पण रखे हमने बिल्कुल पैरेलल, और यहाँ पे रखा क्या है, हमारी वस्तु रखी है। अब पहले इस स्थिति में पूछा गया था कि कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। इसके लिए हमने क्या देखा था, 360 बटा थीटा माइनस 1, और पूर्णांक ना मिला तो उसके जस्ट अगला मान, ये बात। अब इसके लिए देखेंगे, इसके लिए कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछा भी गया है, देखना आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं, एक बार नहीं 2-4 बार मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो कि मान लीजिए कि दो समतल दर्पण है, दो समतल दर्पण समकोण पर रखे हैं, समकोण पर रखे हैं। बात वही हो गई, ये दो समतल दर्पण है, पैरेलल रखे हैं, या आपकी वस्तु रखी है। ठीक है, तो इनके बीच बनने वाले प्रतिबिंब जितने होंगे उनकी संख्या कितनी होगी। अगर तो समतल दर्पण समकोण पर रखे गए हैं तो आपको सीधा सीधा मान याद रखना है, कितने प्रतिबिंब बनेंगे इनके बीच में। इनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, इनमें बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। सीधा सीधा आपको याद करके क्या चलना है, कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, क्या देखा, अगर समकोण पर झुका हुआ हमें समतल दर्पण मिलता है तो वहां पर बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, आपके पास कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, और ये बात तो हमने किसके लिए देख रहे थे, ये बात तो हमने देखी कि अगर आपका जो समतल दर्पण है समकोण पर रखा हो, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर रखा हो, आपकी वस्तु है और 90 डिग्री के एंगल पर आपका समकोण आपका समतल दर्पण रखा हो, तो वहां पर जो बनने वाले कितने प्रतिबिंब होंगे, 3। उसी तरीके से एक बात हमने ये देखनी थी कि दो समानांतर समतल दर्पण रखे हों, क्या दो समानांतर समतल दर्पण रखे हों, उस स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या आपको बतानी है। बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, उस स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ये आपको बतानी है, ये कितनी होगी। वस्तु है आपकी, दो समतल दर्पण रखे हैं, इस स्थिति में जो आपके प्रतिबिंब बनेंगे वो कितने बनेंगे, सीधा सीधा आपको याद क्या करके चलना है, कितने बन जाएंगे। एग्जाम में अगर आपसे पूछ भी लिया जाए तो कितने बन जाएंगे, ये आपके अनंत। कितने बनेंगे, इनफाइनाइट, अनंत, गिनती नहीं है, कितने भी बन सकते हैं, अनंत बनेंगे, जिनको आप गिन नहीं सकते, इतने प्रतिबिंब बनेंगे। कितने बनेंगे, आपके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, क्या क्या बातें देख ली समतल दर्पण के लिए हमने। ये हमने समतल दर्पण के लिए जाना क्या कि हमने क्या क्या बात देख ली कि परावर्तक सतह जो कैसी होती है, समतल होती है। दूसरी बात, शीशे के एक तरफ धातु की परत चढ़ाई जाती है, किसकी होती है, चांदी या पारे की चढ़ाई जाती है, और इसका काम करती है, किरण क्षेप को रोकने का काम करती है। ठीक है, जितनी वस्तु समतल दर्पण से दूर रखी गई है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनाएगा। ठीक है, वस्तु का आकार जितना है उतने ही आकार का बनाएगा प्रतिबिंब। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, इसका उपयोग कहाँ देखा, आईने में, बहुरूपदर्शी में, परिदर्शी में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि जो समतल दर्पण है, अगर इसकी तरफ कोई व्यक्ति या कोई वस्तु विवेक से आपके दर्पण की ओर आती है तो जब दर्पण में देखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो आपको टू विवेक से अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है ना। दूसरी बात हमने क्या देखी, वस्तु का एक समतल दर्पण के अंदर किसी वस्तु का एक पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें कम से कम कितना, एक वस्तु की साइज का आधा साइज का दर्पण चाहिए।
वस्तु की जितनी साइज है उसकी कम से कम आधी साइज का हमें क्या चाहिए होगा, समतल दर्पण चाहिए होगा। वस्तु की जितनी लंबाई है उस लंबाई का आधा हमें क्या चाहिए होगा, समतल दर्पण चाहिए होगा। तीसरी बात क्या देखी, आपतित किरण को नियत रख दिया, आपतित किरण को नियत रख दिया और जो आपका परावर्तक सतह था उसको थीटा एंगल से हमने क्या किया, उसको थीटा एंगल से हमने घुमा दिया। तो आप पूछ लिया कि अब कितने प्रतिबिंब बनेंगे, उनकी संख्या आपको बतानी है कि थीटा एंगल से घुमाने पर जो दर्पण है, दर्पण को थीटा से घुमाए तो परावर्तित किरण, जो परावर्तित किरण है वो कितने एंगल से घूम जाएगी, ये बात आपसे पूछी गई थी। तो दर्पण हमारा किस एंगल से घुमा था, थीटा एंगल से। आपतित किरण तो नियत थी लेकिन हमारी जो परावर्तक सतह थी हमने उसको घुमाया था, तो हमारी जो परावर्तित किरण है वो कितने एंगल से घूमेगी, 2 थीटा एंगल से यहाँ पे घूम जाएगी। ठीक है, इतनी बात हमने की। उसके बाद हमने क्या देखा, अगर आपके हाँ, एक बात हमने क्या देखी, दो समतल दर्पण है थीटा एंगल पर झुके हो, यदि उनके बीच में कोई वस्तु यदि रखी हो तो उनके द्वारा बनने वाले दर्पणों की संख्या कितनी होगी, 360 अपॉन थीटा माइनस 1 ये। और यदि आपको ये इस मान से एक पूर्णांक प्राप्त ना हो, एक पूर्णांक ना मिले, तो आपको करना क्या है, उसके जस्ट अगला वाला मान आप लेकर चलेंगे। ठीक है, ये सीधी सीधी नॉर्मल वाला बात है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, अगर दर्पण है उसे एक समकोण पर रखा है, वस्तु को दर्पण के समकोण पर रखा है, तब जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा उनकी संख्या कितनी होगी, उनकी संख्या कितनी होगी, 3। उसी तरीके से अगली बात क्या देखी, दो समांतर समतल दर्पण रखे जाते हैं, बिल्कुल पैरेलल दो दर्पण रखे जाते हैं, उनके बीच में वस्तु रखी है। अब आपसे पूछा कि इस स्थिति में वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो आपको सीधा सीधा क्या याद रखना है, कितने प्रतिबिंब बनेंगे उसके, इनफाइनाइट प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, ये हमारी बातें किसके बारे में खत्म हुई, ये हमारी बातें खत्म हुई समतल दर्पण के बारे में। अगली जो हम बात करेंगे किसकी करेंगे, गोलीय दर्पण की बात करेंगे। समतल दर्पण की हमने देख ली, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के हम बारे में बात करेंगे। तो आपको पहली बात तो क्या जाननी है कि जो गोलीय दर्पण होता है वो क्या होता है, किसी गोले का क्या होता है, कटा हुआ भाग होता है। ये एक गोला है, मान लीजिए मैं यहां से आपको थोड़ा सा समझाने का ट्राई करता हूं कि ये एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास गोला है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये जो मुख्य अक्ष है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रधान अक्ष रेखा, अक्ष रेखा, या क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल क्या कहते हैं इसे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रधान मुख्य अक्ष रेखा, ये एक वृत्त है। ठीक है, इतनी आपको बातें पता है, ये जब इसका भाग काटा जाएगा तो ही हमारा गोलीय दर्पण होगा। ठीक है, इस पर जो ये बिंदु होता है, ठीक है, जहां से ये लाइन इसे मिलती है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है मुख्य बिंदु। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे, ओ कह दीजिए, पी कह दीजिए, जो भी आपको कहना है कह दीजिए। ठीक है, जो दर्पण का बीच सेंटर होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। क्या कहा जाता है, जैसे एक गोले का त्रिज्या होती है, जैसे ये हमारा एक गोला हुआ, इसकी जो त्रिज्या होती है r, इसी को यहाँ इसने क्या कहा है, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या और जो ये आपका फोकस जो मुख्य बिंदु होता है, इसके बीच में हमारा क्या होता है, एक फोकस बिंदु होता है। क्या होता है, एक फोकस बिंदु होता है। ठीक है, अब ये तो हमने खाली बात की किस तरीके से कि एक जो दर्पण होता है वो क्या होता है, एक गोले का कटा हुआ भाग होता है। इतनी बातें हमने देखी। अब इसमें हमें देखना क्या है, किसी गोलाकार तल में बनाए गए जो दर्पण होते हैं वो क्या होते हैं आपके, ये एक गोलाकार तल है, इससे जो बनाए गए दर्पण होंगे ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके गोलीय दर्पण कहलाएंगे। तो इस बात को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं आपको लिखवा देता हूं, देखिए ये तो मैंने आपको सिर्फ थोड़ा समझाया है, इधर मैं आपको लिखवा देता हूं, इधर लिख लेते हैं। तो देखिए इसी, ये आगे लिखवा देता हूं, यहाँ पे आपको छोटा लगेगा। हाँ, इधर देखिए, इसी गोलाकार तल से बनाए गए दर्पण क्या कहलाते हैं आपके, किसी गोलाकार तल से बनाए गए दर्पण क्या कहलाते हैं आपके, गोलीय दर्पण कहलाते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं।
क्या होते हैं गोलीय दर्पण? किसी गोलाकार तल से बनाए गए दर्पण आपके कैसे होते हैं? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो गोलीय दर्पण होता है, जैसे मान लीजिए ये हो गया या ये हो गया, जो भी हो गया, इसमें जो गोलीय दर्पण होता है, इसमें एक तरफ तो क्या होता है, परावर्तक तल होता है, ताकि जब लाइट आती है या किरण आती है तो वो क्या करती है, परावर्तक तल से टकराकर या तो ऊपर निकल जाएगी या अंदर आ जाएगी या जो भी होगा, लेकिन जो परावर्तक सतह होती है उसी से टकराकर क्या होती है, वो परावर्तित होती है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इतनी बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो हम इस बात को किस तरीके से लिखेंगे, इसके जो एक तल होता है, हाँ देखिए, जो गोलीय दर्पण होता है हमारा, गोलीय दर्पण के एक तल पर क्या होता है, एक तल पर पारे की कलई की जाती है, पारे की कलई, या फिर क्या होता है, या रेड जो ऑक्साइड होता है, रेड ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड का क्या किया जाता है, रेड ऑक्साइड का लेप किया जाता है, रेड ऑक्साइड का क्या किया जाता है, लेप किया जाता है। और जो दूसरा सतह होता है, तथा दूसरी सतह कैसी होती है, दूसरा जो तल होता है वो किसका काम करता है आपका, दूसरा तल आपका परावर्तक तल का काम करता है, परावर्तक तल का कार्य करता है। इतनी बातें आपको समझ में आई कि दूसरा जो आपका तल होता है वो किसका काम करता है, आपका परावर्तक तल का कार्य करता है। ठीक है, अब आपने सुना होगा, बचपन से सुनते आए हैं, साइंस पढ़ते आए हैं, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास से ये सारी बातें आपके स्टार्ट हो जाती है। तो इनमें होता क्या है कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वो कितने होते हैं, हमने कितने देखे हैं, एक तो होता है आपका उत्तल दर्पण, और एक कौन सा होता है आपका, अवतल दर्पण। दो कौन कौन से होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही किसी गोले के क्या होते हैं, दोनों ही किसी गोले के कटे भाग होते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों ही किसी गोले के कटे भाग होते हैं, कटे भाग होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के लिए हमने क्या बात जानी कि ये दोनों क्या होते हैं, किसी गोलाकार तल से बनाए गए दर्पण होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के एक तल पर पारे की कलई या फिर रेड ऑक्साइड का क्या किया जाता है, लेप किया जाता है। और जो दूसरी वाली सतह होती है वो किसका काम करती है, आपका परावर्तक तल का कार्य करती है। ठीक है, और जो उत्तल और अवतल ये दोनों क्या गोलीय दर्पण है ना, और किस तरीके से दोनों ही क्या होते हैं, गोले के कटे हुए भाग होते हैं। इतनी बात आपने जानी। ठीक है, जैसे अब थोड़ा इस बात को इस तरीके से समझिए, ये क्या है, वही कटा हुआ भाग है गोले का। ठीक है, गोले का कटा हुआ भाग है। अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया कि अगर हम इसके इस साइड लेप करेंगे तो अलग बात होगी, इसके दूसरी साइड लेप करेंगे तो अलग बात होगी। ठीक है, ये आपका एक गोले का कटा हुआ भाग है। ठीक है, यहां से जो लाइन आई है ये आपका क्या है, जहां ये मिली है ये आपका क्या है, ध्रुव है, ध्रुव है। या गोलीय दर्पण का क्या कह सकते हैं आप इसे आपके गोलीय दर्पण का क्या कैसे कह सकते हैं, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु कह सकते हैं, मध्य बिंदु या ध्रुव कह सकते हैं, या आप इसे अपने गोलीय दर्पण का क्या कह सकते हैं, मध्य बिंदु कह सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ जो सी होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है वक्रता केंद्र, और आपके ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में आपका क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका, ये आपका फोकस बिंदु होता है। क्या होता है आपका, फोकस बिंदु होता है या फोकस दूरी होती है। ये जो लाइन हमने खींची थी ये लाइन कौन सी थी, मैंने आपको पहले बताया अभी, क्या थी हमारी प्रधान अक्षरेखा, क्या थी हमारी प्रधान अक्षरेखा, या क्या कहा हमने इसे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहा हमने इसे, प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपके वक्रता केंद्र
फोकस बिंदु और ध्रुव को मिलाने वाली लाइन है, आपने इसे क्या कहा, प्रिंसिपल एक्सिस या प्रधान रेखा। अब आपको देखना क्या है कि ये जो आपका फोकस बिंदु है या आपकी फोकस जो दूरी है, आपकी जो फोकस दूरी है, इसके लिए आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि आपका ध्रुव और जो वक्रता केंद्र है इनके बीच में क्या है, आपका फोकस बिंदु। तो आपकी जो फोकस दूरी हुई वो क्या हुई, आपकी वक्रता त्रिज्या की कैसी हुई, आधी हुई। वक्रता त्रिज्या की क्या हुई, आधी। या आपकी वक्रता, या आपका ध्रुव था, या आपका वक्रता केंद्र, या फिर आपकी वक्रता त्रिज्या थी, और जो फोकस बिंदु हुआ वो क्या हुआ, वक्रता त्रिज्या का आपका आधा हुआ। ठीक है, ये कहानी आपको समझ में है। चलिए, ये मैंने आपको खाली दर्पण बताया, ना अभी उत्तल की बात की ना उत्तल की बात। पहली बात हम करते हैं आप किसकी, पहली बात हम देखते हैं किसके लिए, आपके उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए देखते हैं, पहला उत्तल दर्पण। इसके लिए बात करेंगे, उत्तल दर्पण के लिए, या आप इसे क्या कह सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, दर्पण अलग चीज है, लेंस अलग चीज है। उनको लेंस के जब प्रकार पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे यही बात, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। यहां हम बात कर रहे हैं दर्पण की, लेंस अलग चीज है, दर्पण अलग चीज है। इन दोनों बातों को आप अलग से नोट करके रखिएगा। और आपको उत्तल दर्पण ही याद नहीं रखना, साथ में ये भी याद रखना है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, आपको इंग्लिश में भी इसे याद रखना है और हिंदी में भी याद रखना है। एग्जाम में बहुत बार आपको कंफ्यूज किया जाता है, उत्तल और अवतल देके कॉन्वेक्स और कॉन्केव करके आपको परेशान किया जाता है। ठीक है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्या करना है, दोनों में आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण होता कैसा है। ये आपका एक दर्पण है, ठीक है। अब हमने जो इसके धसे हुए भाग की तरफ क्या कर दी, पॉलिश कर दी, किसकी, पारे की या रेड ऑक्साइड की, यहाँ पे लेप कर दिया। यहाँ पे हमने लेप कर दिया, तो अब जो अनंत से आने वाली किरणें होगी, ये मान लीजिए आपका कोई ऐसी जगह है जहां से किरणें आ रही है, आपको पता नहीं कहां से आ रही है, तो हम आप उसे क्या कहते हैं, अनंत से आने वाली किरणें। यहां से अनंत से आपकी कोई प्रकाश की किरणें आती है, ठीक है। अनंत से जब प्रकाश की किरणें आती है और दर्पण से टकराती है, तो ठीक है, वो क्या हो जाती है, दूर दूर लौट जाती है, दूर दूर लौट जाती है। क्यों, क्योंकि ये जो आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, इसके लिए कुछ बातें क्या देखते हैं कि पहली बात तो हमने देखी कि जो इसका जो परावर्तक तल होता है, इसका जो परावर्तक तल होता है वो कैसा होता है। आप देख रहे हैं कि जिस पृष्ठ से टकराकर किरणें लौट रही हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही आप परावर्तक तल कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे आप, परावर्तक तल। कौन सा होता है परावर्तक तल, जहां से किरणें टकराकर लौट जाती है। प्रकाश के परावर्तन में भी मैंने आपको बात बताई ना, जिस चिकनी सतह या परत से टकराकर आपकी किरणें वापस लौटती हैं, वो आपका क्या होगा, वो आपका परावर्तक तल होगा। परावर्तक तल कौन सा हुआ, ये अंदर वाला भाग नहीं जिसपे अपन ने लेप किया है, ये आपका परावर्तक तल ना होकर कौन सा हुआ, बाहर की साइड का उभरा हुआ वाला भाग। तो हमने क्या देखा, परावर्तक तल कैसा हुआ है, उभरा हुआ। मैंने सिर्फ आपको ये एक शब्द बताने के लिए, कौन सा, सिर्फ ये एक शब्द बताने के लिए उभरा, उसके लिए आपको इतनी सारी रामायण बता दी। लेकिन आपके लिए एग्जाम के लिए अगर आपने, मैं आपको एक तो ये उत्तल दर्पण का और एक अवतल दर्पण का दो डायग्राम बताऊंगा आपको, दोनों ने आपको अगर अच्छे से समझ लिया आपने, तो आपसे चाहे जैसा जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, किस स्थिति में बनेगा, आभासी होगा या काल्पनिक होगा, सीधा होगा या उल्टा होगा, नीचे होगा ऊपर होगा, हर कुछ पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ये दोनों डायग्राम अच्छे से समझ लिए तो आपको इस वाले चैप्टर में, दर्पण वाले में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे चाहा क्वेश्चन ले आओ, कोई ना, करना क्या है, छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने बात क्या देखी, उत्तल दर्पण में जो परावर्तक तल होता है कैसा होता है, उभरा हुआ। जो बाहर की साइड है ये हमारा क्या है, परावर्तक तल। तो परावर्तक तल कैसा हुआ, उभरा हुआ। दूसरी बात एग्जाम के लिए, इसे जो उत्तल दर्पण है इसे और क्या कह देते हैं हम, इसे हम कह देते हैं अपसारी, अपसारी दर्पण। एक आपका होता है अपसारी, एक आपका होता है अभिसारी, अभिसारी, अपसारी और अभिसारी। आपने देखा होगा ना कि सुना होगा अभि केंद्र
और वक्रता केंद्र, ये सारी बातें सुनी होंगी ना, वहां से अगर आप इस चीज को रिलेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपसारी कौन सा होता है और अभिसारी कौन सा होता है। तो अभी हमने उत्तल दर्पण को क्या कहा, अभिसारी दर्पण, ठीक है, या आप इसे क्या कह सकते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। क्या कह सकते हैं आप इसे, डाइवर्जिंग मिरर। क्यों डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहा, क्योंकि जब अनंत से आने वाली किरणें इससे टकराई तो वो क्या गई, फैल गई, दूर दूर चली गई, फैल गई, तो इस वजह से इसे क्या कहा, डाइवर्जिंग मिरर। मतलब इसने उनको क्या किया, डाइवर्ट कर दिया, सब अलग अलग हो गई। ठीक है, दो बातें हमने ये जान ली। तीसरी कि जो अनंत से आने वाली जितने भी ये किरणें होती है वो क्या करता है, उनको क्या कर देता है, ये मैंने बताया ना, दूर दूर फैल गई। तो बात क्या याद रखनी है, अनंत से आने वाली किरणों को, आने वाली किरणों को फैलाता है। मैंने आपको एक अच्छे तरीके से समझाया। ये देखिए आपका उत्तल दर्पण है, जो अंदर की तरफ धंसा हुआ भाग है, ये आपका क्या है, यहाँ पर हमने लेप किया है रेड ऑक्साइड या आपका जो भी पाएगा। ठीक है, बाकी ये जो उभरा हुआ भाग है ये आपका क्या है, परावर्तक तल है ना। तो हमने पहली बात क्या देखी, परावर्तक तल कैसा रहा, हमारा उभरा हुआ। और इसे क्या कहा हमने, अभिसारी दर्पण या डाइवर्जिंग, अपसारी दर्पण या डाइवर्जिंग मिरर कहा। तीसरी बात क्या कही कि अनंत से जो आने वाली किरणें हैं उनको क्या कर देता है, ये फैला देता है। ये बातें किसके लिए थी हमारी, ये खाली हमने उत्तल दर्पण के लिए खाली ये इसको जाना। बाद में इसकी बात देखेंगे कहाँ यूज होता है, किस तरीके से किया जाता है, ये सारी बातें बाद में देखेंगे। अब उत्तल दर्पण का देख लिया, अब आप देखिए अवतल दर्पण कैसा होता है। अवतल दर्पण के लिए अब हम बात करें, उसी तरीके से आप देखिए, यदि हम अवतल दर्पण की बात करें तो ये हमारा अवतल दर्पण होगा। और इसमें जो ये उभरा हुआ भाग है, यहाँ पर हमने क्या किया, रेड ऑक्साइड या पारे की क्या कर दी हमने, यहाँ पर क्या करी, इसका लेप किया, किसका, रेड ऑक्साइड या पारे का हमने क्या किया, इस पर लेप किया। तो अब आप यहां से सीधा सीधा मुझे एक बात कह सकते हैं कि जो हमारा उत्तल दर्पण था उसमें जो परावर्तक सतह थी या जो परावर्तक तल था, इसमें ये वाला हमारा परावर्तक तल है। परावर्तक तल कौन सा है, अंदर वाला था। तो अब उसमें हमने क्या किया था, जो परावर्तक तल था वो क्या था, उभरा हुआ। इसके लिए आप क्या कहेंगे, आपका परावर्तक तल कैसा है, धसा हुआ, क्या, अंदर की तरफ धसा हुआ है आपका परावर्तक तल। या जैसे हमने उसे अपसारी कहा था, आप इसे क्या कह सकते हैं, अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण या कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, और मान लीजिए ये कुछ आपकी अनंत से आने वाली किरणें हैं, कुछ किरणें ये आपकी अनंत से आ रही है। ये करता क्या है, जो अनंत से आने वाली किरणें हैं उनको क्या करता है, उनको सबको सिकोड़ने का काम करता है। ठीक है, उनको सबको क्या करता है, सिकोड़ने का काम करता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा ना, जब एक घूमी हुई चीज है, जब आप उसमें कोई चीज डालोगे तो वो वहीं से घूम के वापस आ जाएगी। ठीक है, वही बात है, उसी तरीके से आप इसको समझिए कि जो परावर्तक तल है इसका, वो क्या करता है, अनंत से आने वाली किरणों को क्या करता है, सिकोड़ने का काम करता है। क्या करता है, तीसरी बात हमने क्या जानी, जो परावर्तक तल होता है वो अनंत से आने वाली किरणों को, आने वाली किरणों को क्या करता है, किरणों को सिकोड़ता है। अनंत से आने वाली किरणों को क्या करता है, ये सिकोड़ने का काम करता है। इतनी बातें हमने क्या, आपका उत्तल दर्पण भी देख लिया और आपका अवतल दर्पण भी देख लिया। ये जो अवतल दर्पण होता है वो किस तरीके का होता है और जो उत्तल दर्पण होता है वो किस तरीके का होता है, दोनों मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब इनके कुछ आपके जो एग्जाम होता है उनमें क्या है, इनके कुछ फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं। फॉर्मूले मतलब नॉर्मल इनकी फोकस दूरी का सूत्र और ये सारी नॉर्मल बातें पूछ ली जाती है। तो आप उसके लिए देखिए कि जो गोलीय दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण की फोकस जो दूरी होती है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का हम सूत्र देखेंगे। क्या देखेंगे, पहले इनकी दूरी का सूत्र देखेंगे। कुछ नहीं करना, बस सूत्र याद रखना है और कुछ नहीं है, सीधा एग्जाम में आता है
सीधा आंसर देना है, या फिर आपसे पूछ लेगा V क्या होता है, U क्या होता है, F क्या होता है, ये सारी चीजें आपसे पूछ लेगा। मैंने डायग्राम में आपको सारी बातें बताई दी है, बाकी जो बची है वो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, तो जो आपका गोलीय दर्पण होता है, इसकी जो फोकस दूरी होती है उसका सूत्र क्या होता है आपके पास? इसका सूत्र होता है आपके पास 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। ये इसका क्या होता है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का क्या होता है? ये हमारे पास सूत्र होता है। ठीक है, तो अब हम यहां देखते हैं कि यहां पर U क्या चीज है। U क्या है हमारे पास? U हमारे पास क्या है? वस्तु की दर्पण से दूरी। जो आपके पास दर्पण है, जो भी दर्पण रखा गया है, वहां से लेकर वस्तु की जो दूरी होती है वो अब आपकी क्यों कौन सी दूरी होती है? उसे क्या कहा जाता है? उसे U कहा जाता है। एक होता है V। ये क्या होता है? जिस तरीके से ये वस्तु की दूरी थी, उस तरीके से जब इसका प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, ये हमारे पास क्या थी? V थी। U हमारे वस्तु की दर्पण से दूरी, V हमारा क्या था? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। और आपका जो F था, ये क्या था? दर्पण की फोकस दूरी। क्या था ये आपका? दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, आपको एग्जाम में मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल दे दे या कोई ऐसी छोटी मोटी वैल्यू डाल के दे दे कि आपको सोल्व करके अंदाजा बताना है कि इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। उसमें क्या होगा? या तो आपको वस्तु की दूरी दी गई होगी, या साथ में आपको वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी दी गई होगी, और फिर आपसे कह देगा कि अब इसकी फोकस दूरी बता दो। ये आपको वस्तु की फोकस दूरी दे दी गई होगी और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी दे दी गई होगी, फिर आपसे U पूछ लेगा, या फिर आपको V और U देकर आपसे F पूछ लेगा। यही आपको दो मान देकर एक वैल्यू निकलवा सकता है। उसके लिए आपको करना क्या है? ये वाले फॉर्मूले को आपको याद रखना है। 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। यहाँ U क्या है? वस्तु की दर्पण से दूरी, V क्या है? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, और F क्या है? दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, ये बात आप समझ गए। एक छोटी सी बात और समझिए। एक छोटी सी बात आपने सुनी होगी, आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? क्या होता है आवर्धन? या इसे इंग्लिश में कहते हैं मैग्निफिकेशन। और ये चीज क्या होती है, ये आपको थोड़ा सा बताना है कि होता क्या है ये आवर्धन। क्या होता है? देखिए, इसे क्या कहा जाता है कि जो आपकी प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई, या जो आपकी वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और जो वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई क्या हुई हमारे पास V, और वस्तु की लंबाई हमारे पास क्या हुआ? U। उसी तरीके से प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है, वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारा क्या कहलाता है? आवर्धन, वस्तु की लंबाई। ठीक है, मैंने बात क्या कही? प्रतिबिंब की लंबाई और जो वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है वो हमारा क्या कहलाता है? मैग्निफिकेशन या आवर्धन। इसको किससे डिनोट किया जाता है? इसे m से डिनोट किया जाता है। तो आवर्धन क्या होता है हमारे पास? m, और इसका फॉर्मूला क्या हुआ? प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई, या फिर आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं m बराबर V अपॉन U। ये आपका आवर्धन का सूत्र होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई? चल, बहुत अच्छे समझदार लोग आप। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमने उत्तल दर्पण देखा था, उससे जो प्रतिबिंब बनेंगे उनकी स्थिति क्या हो सकती है। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। पहला हम बात किसके लिए करते हैं? उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब, इनकी स्थिति हो कैसी सकती है, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, पहले हम उत्तल दर्पण बना लेते हैं, प्रतिबिंब तो बनते रहेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। ये हमारा क्या है? अभी तक ये कुछ नहीं है, एक गोलीय दर्पण का खाली कटा हुआ भाग है। अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया। जब हमने इसके धसे हुए भाग पे लेप किया, तो अभी हमारे पास क्या बनकर हुआ तैयार? ये हमारे पास बनाओ उत्तल दर्पण। क्या बना ये हमारे पास? उत्तल दर्पण। एक बात मैंने आपको कौन सी बताई थी? क्या बताई थी एक बात मैंने आपको? ये जो इनको बीच में मिलाने वाली लाइन है,
इनको बीच से मिलाने वाली लाइन है, यह आपकी क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस या प्रधान अक्ष रेखा। ये मैंने आपको बात बता दी थी ना, ठीक है, इतनी बात आपको पता है। वहां पर ये हमारी क्या है, एक वस्तु रखी है, क्या रखी है हमारी? एक वस्तु रखी है, इसे नाम दे देते हैं हम ए और बी। क्या नाम दिया इसे हमने? ए और बी। जब इस वस्तु से टकराकर जब किरणें आएगी, प्रकाश की किरणें जब वस्तु से टकराकर आएगी, तो यहाँ पे उभरा हुआ भाग है, क्या काम करता है? किरणों को क्या करता है? फैलाने का काम करता है। तो ये किरणें किधर चली जाएगी? ऊपर की साइड। ये इधर से किरण आई और किधर निकल गई? ऊपर की साइड आपकी निकल गई, ठीक है। उसी तरीके से मानिए कि आपकी यहाँ से एक किरण आई, ठीक है, और ये भी आपकी ऊपर की साइड निकल गई, ये भी आपकी इधर निकल गई। लेकिन हमने देखा क्या? हमने ये देखा कि जब इन किरणों को हम पीछे की साइड आगे बढ़ाते हैं, जब इन किरणों को आप पीछे की साइड आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये कहां से आती हुई लगती है आपको? इनका प्रतिबिंब कहां की साइड बनता है? जाके आपके पीछे की साइड इनका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ये आपका क्या था? ये आपका था वक्रता केंद्र। क्या था आपका? वक्रता केंद्र। ये आपका क्या था? पी मुख्य बिंदु या फोकस। ये और ये जो आपका था, ये था आपका फोकस बिंदु। जब ये दोनों किरणें जहां आपस में टकराई, ये दोनों किरणें यहां आपस में टकराई, देखा आपने? ये दोनों किरणें यहां आपस में टकराई, तो इस जगह पर क्या बना? जब ये किरणें जहां पर टकराई तो इस जगह क्या बना? यहां आपका बना वस्तु का प्रतिबिंब। क्या बना? वस्तु का प्रतिबिंब। और हमने इसे क्या नाम दिया था? बी। यहाँ क्या बना हमारा? वस्तु का प्रतिबिंब। ये जो येलो वाला आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब। एक बात हमने क्या देखी? वस्तु तो हमने इतनी बड़ी ली थी, प्रतिबिंब हमारा कैसा बना? छोटा सा बना, ठीक है। और कहां बना? दूसरी बात, आपके मुख्य अक्ष, आपका जो मुख्य बिंदु था वहां, और आपका जो वक्रता केंद्र था, उन दोनों के कहां बना? बीच में बना, ठीक है। और आपके मुख्य बिंदु और फोकस से भी बीच में बना। ये बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। यहां से तो मेरे को क्या है, आपको इस डायग्राम से क्या समझाने में थोड़ी आसानी होगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। ये मैंने आपको एक डायग्राम बता दिया। अब इसके बारे में जो भी बातें होंगी वो मैं आपकी इस साइड लिख देता हूँ, और आपको इससे क्या होगा? समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। ये जो हमारा बिंदु था, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ ताकि मैं इसके लिए एक और बात लिख दूं। ये हमारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बना, तो ये हमारा बना बी डैश, तो ये हुआ हमारा पॉइंट ए डैश, ठीक है। जैसे हमारी वस्तु थी ए बी, वैसे ए डैश बी डैश, और ये हमारा क्या था? फोकस, ठीक है। अब हमें जो समझने की बात है, तो पहली बात तो आप ये समझिए कि जब कोई उत्तल दर्पण की बात की जाए, जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस साइड बनेगा? ये आपका दर्पण है, क्या उसके आगे बन रहा है? नहीं, कहां बन रहा है? उसके पीछे की तरफ बन रहा है। तो दर्पण क्या कहां बनेगा? सदैव पीछे बनेगा। पहली बात हमने क्या देखी कि जो दर्पण पर, उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा? सदैव दर्पण के पीछे बनेगा। सदैव दर्पण के पीछे लिख देता हूं, आपको समझने में दिक्कत हो। सदैव दर्पण के पीछे बनेगा। पहली बात तो आप ये जान लें, कहां बनेगा आपका? सदैव दर्पण के पीछे बनेगा, पहली बात। दूसरी बात हमने क्या देखी? दूसरी बात हमने क्या देखी कि जो हमारा ये प्रतिबिंब बन रहा है, कहां बन रहा है? ये आपका क्या है? ये आपका ध्रुव है, पी आपका ध्रुव है, और एफ क्या 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 है? आपका फोकस बिंदु, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां बन रहा है? ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है। तो आप दूसरी बात क्या कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा? ध्रुव व फोकस के बीच। कहां बनेगा? ध्रुव व फोकस के बीच। एक बात बताऊं, मैं आपको कोई बातें रटवा नहीं रहा और ना ही इन बातों को आपको किताबों से रटना है, ठीक है। ये एक डायग्राम मैंने आपको समझाया है, ये डायग्राम को आपको दोबारा अच्छे से समझना है। मैं एक बार और समझा दूंगा, फिर भी आपको नहीं समझ आता है, वीडियो को रिपीट करिए, दोबारा देखिए, स्पीड कम रखिए, और आपको अच्छे से इसको समझना है। एक दो बार इसकी बनाने की प्रैक्टिस करिए और सारा काम खत्म है।
ठीक है, इतनी बात आप समझ गए ना। तो ये बातें आपको रखनी नहीं पड़ेगी कि दर्पण के पीछे बनता है, छोटा बनता है, बड़ा बनता है, ये सारी बात एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आपको रटना नहीं पड़ेगा। कहीं भी आपका मन हुआ जल्दी से ये किया कि शायद हाँ ठीक है इधर बन जाएगा, छोटा बनेगा, आइडिया हो जाएगा आपको, तो उस तरीके से आपको करना क्या है, आपको रटना नहीं है इन चीजों को, थोड़ा सा समझ के चलना है बस, और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात हमने क्या देखी थी, प्रतिबिंब कहां बना, ध्रुव और फोकस के बीच। तीसरी बात आपने क्या देखी, जो आपकी वस्तु इतनी साइज की थी, इतनी साइज की, ये देख लो इतनी बड़ी वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब बना वो इतना सा बना, छोटा सा है ना, तो प्रतिबिंब कैसा बना। तीसरी बात हमने क्या देखी, प्रतिबिंब कैसा बना आपका, प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा बना, कैसा बना, छोटा बना। दूसरी बात, ये जो आपका तल है, अगर आपका प्रतिबिंब इसके ऊपर ही रहता है तो आपका प्रतिबिंब कैसा बना है, प्रतिबिंब आपका सीधा बना है, कैसा बना है, प्रतिबिंब आपका सीधा बना है। अगर यही प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनता तो आपका कैसा हो जाता है, उल्टा। अभी कैसा देखा हमने, प्रतिबिंब एक तो छोटा बना है, दूसरी बात हमने क्या देखी, सीधा बना है, और तीसरी बात इस साइड अगर आपका प्रतिबिंब बनता, आपकी जो परावर्तक तल है उसी की साइड आपका प्रतिबिंब बनता, तो आपका प्रतिबिंब कैसा रहता, वास्तविक रहता। लेकिन परावर्तक सतह के पीछे की साइड जो प्रतिबिंब बना है, तो ये आपका प्रतिबिंब कैसा है, आपका आभासी प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब आपका, आभासी। तीसरी बात क्या देखी, प्रतिबिंब एक तो हमें छोटा मिला और सीधा मिला और आभासी मिला, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात आप इस तरीके से देखिए थोड़ी सी, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि जो वस्तु से, अगर मान लीजिए जो वस्तु है उससे, दर्पण से अगर वस्तु की दूरी हम बढ़ाए दें, मान लीजिए ये तो अभी हमने मान लीजिए 50 मीटर पे रखा है, लेकिन हम मैं इसकी दूरी और बढ़ा दूं, इसे 100, 150, 200 मीटर कहीं भी रख दूं मैं, तब जो इसका प्रतिबिंब बनेगा उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, ये बात आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि यदि वस्तु की दर्पण से दूरी बढ़ाई जाए, वस्तु की दर्पण से दूरी बढ़ाई जाए, तो जो दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होगा, बने प्रतिबिंब, पहली बात तो क्या कैसे होंगे, बने प्रतिबिंब जो हमने फर्स्ट वाली लाइन देखी, पहली बात तो क्या देखी कि सदैव पीछे बनेगा, कितना ही दूर ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पीछे ही बनने का है, पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, अगर पीछे की साइड बन रहा है तो कैसा होगा, आपका आभासी होगा। तो दर्पण में बने प्रतिबिंब कैसे होंगे, सीधे और वह आभासी। एक बात तो ये देख ली कि चाहे आप कितना ही दूर ले जाओ कोई मतलब नहीं है, जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा। लेकिन इसका क्या होगा, जो आकार है, इसका आकार कैसा हो जाएगा, और छोटा होता जाएगा। इस बात को इस तरीके से समझिए, इसको मैं अगर यहां ले जाता हूं तो जब ये किरण आएगी तो ये यहां ना आकर यहां आएगी, और जब ये यहां आएगी तो जब यहां आकर इस पे मिल जाएगी। तो हमने क्या देखा कि आप वस्तु को दर्पण से जितना दूर लेते जाएंगे, प्रतिबिंब का आकार उतना ही क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो बात क्या देख ली कि आकार छोटा हो जाएगा, और स्थिति कैसी हो जाएगी, आकार तो छोटा हो गया, क्या छोटा हो जाएगा आकार तो, लेकिन स्थिति कैसी हो जाएगी, अभी कहां पे है, आपका फोकस और मुख्य बिंदु के बीच में है, ठीक है, लेकिन स्थिति कैसी हो जाएगी, ध्रुव से फोकस की ओर बढ़ती जाएगी। अभी फोकस से थोड़ा पास है, जब ये और छोटा हो जाएगा, जब ये छोटा हो जाएगा तो अभी तो ये यहां पे समझिए इस बात को कि ये दो लाइनें इस तरीके से काट रही है, ये दो लाइनें इस तरीके से काट रही है, मतलब ये आपका तल था और ये दो लाइनें यहां काट रही। अगर मैं इसी लाइन को, अगर मैं ये जो लाइन थी इसी लाइन को अगर मैं और ऐसे पास ले जाता हूं, है ना, तो फिर ये एक तो छोटा हो गया और किसके पास चला गया, फोकस के और पास चला जाता गया। तो हमने क्या देखा, आकार तो एक इसका छोटा हो जाएगा, और दूसरे स्थिति क्या होगी, स्थिति फोकस की ओर बढ़ती जाएगी, फोकस की ओर खिसकती जाएगी, खिसकती जाएगी।
मुद्दे की बात क्या है यहाँ पे, मुद्दे की बात है ये चौथी वाली लाइन। बाकी तो आप इसमें देख के समझ जाएंगे। समझने वाली बात क्या है कि यदि वस्तु की दर्पण से दूरी बढ़ाई गई, वस्तु हम दर्पण से और दूर ले गए, तो इसके द्वारा बढ़ाई जाने पर जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो तो कैसा बनेगा, सीधा तो बनेगा, आभासी रहेगा। ये बात तो हमने पहले भी देख ली। लेकिन इसका जो आकार होगा वो कैसा हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। जब ये छोटा होता जा रहा है तो ये किसकी ओर बढ़ता जाएगा, फोकस की ओर बढ़ता जाएगा। मतलब ये जो इसकी स्थिति होगी इधर फोकस की ओर क्या करेगी, फोकस की ओर खिसकती जाएगी। इतनी बात आपने समझ लेनी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम इसी बात को। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए ठीक है, इतना हो गया। ये बातें थी हमारी किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए हमने 3-4 बातें देख ली। यह उत्तल दर्पण हो गया, ये तो उत्तल दर्पण, ये तो उत्तल दर्पण, और ये इनके बारे में इनका सूत्र देख लिया फोकस दूरी का। ये उत्तल दर्पण के लिए हमने क्या बातें देख ली कि सारी ये जो उत्तल दर्पण था, किरणें आई, किसका काम किया, इसने किरणों को फैलाने का काम किया। प्रधान अक्ष ये थी। ये जितने भी पॉइंट थे मैंने सब आपको डायग्राम में बता दिए और इनके बारे में सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। ये हमारी बातें किसके लिए रही, ये हमारी बातें रही उत्तल दर्पण के लिए। अब हम बात करेंगे जो हमारा अवतल दर्पण है उसके लिए बात करेंगे। उसमें क्या स्थिति एक नहीं बनती, उसमें स्थिति अलग अलग 5-6 स्थितियां बनती है। जैसे आप इस बात को देखिए, मैं इनको अगर बनाने लगता हमारी क्लासें बहुत लंबी हो जाती। उस तरीके से देखिए कि हमने जो दर्पण की बात की थी, हमारा दर्पण ये रहा, इसमें अंदर धसा हुआ भाग, तो ये हमारा कौन सा हुआ, अवतल दर्पण। जो उभरा हुआ भाग था उस पर हमने क्या किया, उस पर तो लेप किया, और जो अंदर वाली साइड था ये हमारा कौन सा दर्पण हुआ, ये हमारा अवतल दर्पण हुआ। उसी तरीके से मानिए कि अनंत से जो किरणें आई, ये किरणें जब अनंत से इस पर गई तो हमने देखा क्या था, उत्तल दर्पण में तो ये किरणों को फैलाने का काम करता है, लेकिन अवतल दर्पण में ये क्या है, किरणों को सिकोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे ये किरणें आई, सब कहां आकर मिली, सब कहां आकर मिली, आपकी फोकस पर आकर सारी किरणें मिली। ठीक है, तो अब वस्तु की स्थिति हम यहां से देखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है ए और यहाँ पे आपको दिख रहा है बी। दो कंडीशन देखिए, एक तो आपके पास है वस्तु की स्थिति, दूसरी आपकी प्रतिबिंब की स्थिति। वस्तु की स्थिति यू हो गया, प्रतिबिंब की स्थिति आपका बी हो गया। और वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा ये बताएगा। और वस्तु की वो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, सीधा होगा, आभासी होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, ये सारी बातें यहाँ से हम देखेंगे। अब हम बात क्या कर रहे हैं, पहली बात है यदि वस्तु आपकी अनंत पर रखी हो, आपको पता नहीं कहाँ रखी है, किरणें जब आई तो इनकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या हुई, जब किरणें आई और ये सब एक पॉइंट पर मिली, वो पॉइंट कौन सा था आपका, वो पॉइंट था आपका फोकस। कहां आकर ये सारी मिली, फोकस पर, तो आपका प्रतिबिंब कहां बना, फोकस पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, जब सारी किरणें एक जगह मिली है तो प्रतिबिंब आपका कैसा होगा, बिंदुवत होगा। बिंदुवत कह दे या इसे छोटा कह दे, बहुत छोटा होगा, एक बिंदु के आकार का, क्योंकि इसने काम किया सारी किरणों को एक जगह मिलाने का काम किया, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। दूसरी बात मैंने क्या कहा था, अगर दर्पण के इस साइड आपका प्रतिबिंब बनता है तो कैसा होगा, वास्तविक होगा, और दर्पण के पीछे बनता है तो कैसा होगा, आभासी। यहाँ कहां बन रहा है, दर्पण की तरफ ही बन रहा है तो हमारा वास्तविक होगा, लेकिन कैसा होगा, उल्टा होगा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। किस कंडीशन में, जब किरणें आपकी कहां से आ रही है, जब किरणें आपकी अनंत से आती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमने क्या देखी कि हमने वस्तु को कहां रखा है, वक्र का केंद्र और अनंत के बीच रखा है। अनंत रख दिया, पता नहीं कहां है, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए यहाँ आपका अनंत है, पता नहीं कितनी दूर, लेकिन हमने वक्र का केंद्र और अनंत के बीच कहीं रखा है। एक ऐसी स्थिति की है कि हम देखें तो हमें पता लग जाए कि हमारी वस्तु वहां रखी है। तो वस्तु को हमने कहां रखा, वक्र का केंद्र और अनंत के बीच रखा है। ठीक है, जब किरणें यहाँ से आती है और जब इसने काम क्या किया है, किरणों को सिकुड़ने का काम किया, तो ये किरणों को अंदर की साइड निकाला। और वही किरणें जब वस्तु के अक्ष से निकलती है तो आपने देखा क्या, जिस जगह ये टकराएगी वहां पर क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु आपकी इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब आपका छोटा बना। एक बात मैंने आपको क्या कही थी, अगर इसी लाइन के ऊपर ऊपर आपका प्रतिबिंब बना है तो प्रतिबिंब आपका कैसा होगा, सीधा होगा। लेकिन इस लाइन के अगर नीचे की साइड आपका प्रतिबिंब बनता है तो कैसा होगा, उल्टा होगा।
वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में यदि हमने वस्तु रखी है तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ये आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है, उसके बीच आपका क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच आपका प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी बात, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। इस स्थिति में कैसा बनेगा, बिंदुवत बनेगा। बहुत छोटा जो इसने कहा है, आप इसे कैसा लिख सकते हैं, बिंदुवत, ठीक है। और जो इस स्थिति में आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। और मैंने बात क्या कही कि अगर लाइन के नीचे आपका प्रतिबिंब बन रहा है, लाइन के नीचे आपका प्रतिबिंब बन रहा है, ये आपकी लाइन थी, इसके नीचे आपका प्रतिबिंब बन रहा है, तो कैसा होगा, आपका उल्टा होगा, ठीक है। दूसरी बात, कैसा होगा, वास्तविक होगा। अगर इस साइड बनता तो कैसा होता, आपका आभासी होता। ये दो स्थिति मैंने आपको बताई। अब मैं इन सबको 5 अलग अलग स्थितियां मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। ये दो स्थिति तो मैंने आपको समझा दी। तीसरी स्थिति आप यहां से देखिए कि आपकी वस्तु कहां रखी है, वक्रता केंद्र पर, जो आपका सी पॉइंट है वहां पर आपकी वस्तु रखी है। ये आपका सी पॉइंट है, ये देखिए यहाँ सी लिखा हुआ है, यहाँ पर आपकी वस्तु रखी है। जब यहाँ आपकी वस्तु रखी है और इससे किरणें अंदर गई तो इसने क्या किया, किरणों को सिकुड़ने का काम किया। उसी तरीके से जब ये किरणें अंदर गई, इसने किरणों का क्या किया, सिकुड़ने का काम किया। तो आपका जो प्रतिबिंब बना वो कहां बना, आपका फोकस पर बना, ठीक है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पे है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब भी आपका कहां बनेगा, प्रतिबिंब भी आपका यहाँ पर क्या बोलते हैं इसे, वक्रता केंद्र पर ही आपका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये थर्ड वाली स्थिति जो थी, अगर वक्रता केंद्र पर आपकी वस्तु रखी है, इससे जब किरणें रिफ्लेक्ट होगी तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। और एक बात आप यहां से देख रहे, जिस साइज का हमारा वस्तु थी उसी साइज का हमारा प्रतिबिंब बना, तो बात ये आपको समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। ये बात आपको यहां देखने की मिली। किस तरीके का बनेगा, समान आकार का बनेगा। और जो इस लाइन के अगर नीचे आपका प्रतिबिंब बना है तो किस तरीके का होगा, उल्टा होगा। और इस लाइन के अगर इस साइड, ये आपका दर्पण है, इसके पीछे की साइड आपका प्रतिबिंब बनता है तो वो आपका कैसा होगा, वो आपका प्रतिबिंब होगा आभासी। लेकिन जिस तल में है और उसी साइड में आपका प्रतिबिंब बनेगा तो वो कैसा बनेगा, वास्तविक होगा। ये बातें मैंने आपको बताई। तो हमारा जो यहाँ प्रतिबिंब रहेगा वो कैसा रहने वाला है, उल्टा और वास्तविक। कैसा है हमारे पास, उल्टा और वास्तविक हमारा प्रतिबिंब रहेगा, ठीक है। अगली स्थिति देखिए कि फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हमने वस्तु रखी है। कहां रखी है, डी, ये वाली सिचुएशन देखिए। ये आपका फोकस है और ये आपका वक्रता केंद्र। वस्तु को क्या रखा है हमने, इन दोनों के बीच में वस्तु को रखा है। जब किरणें इससे रिफ्लेक्ट होती है तो प्रतिबिंब आपका कहां बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा कहां पर, आपका वक्रता केंद्र व अनंत के बीच बनेगा। जिस तरीके से हमने सेकंड वाली स्थिति ली थी कि आपने वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा था, उसी तरीके से वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, ठीक है। इतनी बात आपने देख ली। कहां बनेगा आपका प्रतिबिंब और किस तरीके का होगा, ये देखिए, ये आपकी वस्तु है, ये आपकी वस्तु है इस साइज की, और आपका प्रतिबिंब, ये आपका प्रतिबिंब है। किस तरीके का बना है, बड़ा बना है। दूसरी बात, उल्टा बना है। तीसरी बात, वास्तविक बना है। उल्टा वो वास्तविक बना है, कैसा बना है, बड़ा बना है, ठीक है। ये बात आपको समझ आई। अगली कंडीशन देखिए, एक कंडीशन आपके पास ई वाली, ये देखिए कि वस्तु को हमने कहां रखा है, फोकस पर रखा है। यदि वस्तु को हमने फोकस पर रखा है तो आपका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। कोई स्थिति नहीं है जब ये किरणें आगे बढ़ती जाएगी तो कोई स्थिति नहीं है, आप पता नहीं लगा सकते आपका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, जब अनंत पर बन रहा है आप शायद उसे देख नहीं पाएंगे पर बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा और वास्तविक। क्यों, उसी साइड में है, नीचे की साइड जो बनेगा उल्टा और वास्तविक बनने वाला है। अगला जो हमारा पॉइंट है कि वस्तु को हमने कहां रखा है, फोकस दूरी और ध्रुव के बीच। ये हमारा फोकस था, ये हमारा ध्रुव था, इसके बीच में हमने वस्तु को रखा है। जब इसके बीच में हमने वस्तु को रखा है, ये इतना पास हो गया कि जब ये किरणें आगे की साइड जाएगी, आपका ये प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे की ओर बनेगा। जब ये दर्पण के पीछे की ओर बनेगा, पहली बात तो आपको क्या देखना है, किस तरीके का बनेगा, सीधा बनेगा। कि दर्पण के पीछे की साइड बन रहा है तो कैसा हुआ, आभासी हुआ। लेकिन जिस लाइन पर ऊपर की साइड बन रहा है तो सीधा है, नीचे की साइड बन रहा है तो उल्टा है। इन सब स्थितियों में हमारा किस तरीके, कहां बन रहा था, उल्टा बन रहा था, नीचे की साइड। लेकिन इस स्थिति में हमारा प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, ऊपर की साइड बन रहा है तो सीधा बन रहा है।
ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच रखा तो दर्पण के पीछे हमारा प्रतिबिंब बना। पहली बात तो ये देख ली। दूसरी बात क्या देखी, ये वस्तु की साइज है और ये हमारा प्रतिबिंब का साइज है, कैसा बना है, बड़ा बना है। तीसरी बात हमने क्या देखी, सीधा, सेम लाइन कि अगर ऊपर बन रहा है तो सीधा बन रहा है, कैसा बना है, सीधा बना है और आभासी बना है। आभासी इनमें से कहीं नहीं बना, सब में वास्तविक बना था, क्योंकि दर्पण के इधर की साइड बना था। जब दर्पण के दूसरी तरफ प्रतिबिंब बन रहा है तो आपका कैसा बनेगा, आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारे क्या हुए, ये हमारे दर्पण खत्म हुए। जो हमारे गोलीय दर्पण थे उनकी हमने बात कर ली, क्लास का देख लीजिए। प्रकाश का परावर्तन देखा, ठीक है, किस तरीके का होता है। समतल दर्पण के लिए बातें की, उसके बारे में हमने समतल दर्पण के लिए बातें कर ली। उसके बाद हमने गोलीय दर्पण देखे, ये हमारे गोलीय दर्पण थे। उसके बाद हमने उत्तल दर्पण देखा, अवतल दर्पण देखा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र देखा हमने। उसके बाद हमने ये कुछ स्थितियां जानी, वो किसके बारे में थी, हमारे अवतल दर्पण के बारे में। और यहाँ हमारी हुई क्लास खत्म। आज की ये हमारी क्लास थी जिसमें हमारा टॉपिक क्या रहा था, प्रकाश का परावर्तन। क्लास को हमने खत्म किया। क्लास आपको अच्छी मैंने समझाने की तो बहुत अच्छे से कोशिश की है, नहीं समझ आ रही है आप दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, अच्छे से समझ आएगी। अगर थोड़ा सा आपने यहाँ देख लिया तो आगे जब आपके लेंस होंगे वहां आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आने वाली है, क्लास अच्छे से समझ आ जाएगी। वो नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी वो आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। जो भी आपके जितने भी आप तैयारी कर रहे हैं जिनके आपके साथ, तो आप उन्हें वीडियो शेयर करते रहिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से हमारी नई नई क्लास हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। तो आज की हमारा क्लास का यही करते हैं समापन, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहा था वो प्रकाश का परावर्तन था। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हमारा टॉपिक क्या रहेगा, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। आज की क्लास का यही हुआ। बाकी आप वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।